हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि आपको पता है TSSB TGT नेचुरल साइंस का एग्जाम हमारा बहुत जल्दी आने वाला है। उन्होंने कुछ न्यू यूनिट्स ऐड किए। तो इससे पहले है ना, सेरिकल्चर वाली यूनिट, इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज वाली यूनिट, बोन एंड कार्टिलेज वाली यूनिट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अप्लाइड जुअलॉजी के भी 2 लेक्चर मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो अप्लाइड जुअलॉजी में हम फिश टेक्नोलॉजी पढ़ चुके हैं। तो उसके अंदर उन्होंने एक और सब टॉपिक दिया है जिसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री। तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री का मीनिंग क्या होता है? तो साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें आप है ना लाइफ स्टॉक की, एनिमल लाइफ स्टॉक की मैनेजमेंट सीखते हो। ठीक है, जहाँ पे आप ये देखोगे कि जो एनिमल लाइफ स्टॉक है उसको फीडिंग कैसे दी जाती है, उसकी ब्रीडिंग कैसे कराई जाती है, उसमें डिजीज कंट्रोल कैसे किया जाता है। और ये सब कुछ हम किसी रीजन की वजह से कर रहे होते हैं। किस लिए? क्योंकि हमें उनसे क्या चाहिए? बेटर बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज चाहिए। जैसे कि हमें उनसे घी चाहिए, दूध चाहिए, बटर चाहिए। ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? एनिमल हस्बेंड्री वाली ब्रांच से डील करते हैं। अब कौन कौन से एनिमल आते हैं जिनको हम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर डील करते हैं? तो जो हमारी कैटल होती है, जो गोट होती है, शीप होती है, ये सब किसके अंदर आते हैं? एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आते हैं। और ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रीड्स होती है जिनको हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, जिन एनिमल्स को, उनकी स्टडी के साथ डील करती है और उनके मैनेजमेंट के साथ डील करती है। उसके बाद आता है एनिमल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 टाइप के एनिमल्स हो सकते हैं। एक होते हैं मिल्च एनिमल्स, एक होते हैं ड्रॉट एनिमल्स। तो मिल्च एनिमल्स वो होते हैं जिनसे हमें दूध मिलता है। ठीक है, जिनको हम इसलिए पालते हैं क्योंकि हमें उनसे दूध चाहिए। जैसे कि काओ, बुफेलो, गोट, शीप। तो हमारी जो गाय, भैंस, बकरी होती है वो किस लिए होती है? मिल्च एनिमल्स के लिए होती है, दूध के लिए होती है। उसके बाद आते हैं ड्रॉट एनिमल। ड्रॉट एनिमल्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल जिनको है ना हम काम करवाने के लिए पाल रहे हैं। ठीक है, इनसे है ना हम एक्स्ट्रा वर्क करवा पाए इसलिए पाल रहे हैं, बोझा उठवा सके, खेतों में काम करवा सके, इसलिए हम इन एनिमल्स को पाल रहे हैं। ठीक है, तो जो बुलेक्स होते हैं, बुल होता है, हॉर्स, डोंकी, ये सब कुछ क्या है? ड्रॉट एनिमल्स है। उसके बाद आता है मिल्च एनिमल्स के अंदर कौन कौन आते हैं? तो काऊ और बुफेलो आते हैं। तो उनका साइंटिफिक नेम भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो बॉस इंडिकस जो होता है वो काऊ का साइंटिफिक नेम होता है और बॉस ब्यूबेलिस जो होता है वो बुफेलो का साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, उसके बाद है ना मिल्च, यानी कि दूध देने वाले जो कैटल्स होते हैं उसके अंदर इंडिजीनियस कैटल। इंडिजीनियस कैटल्स वो होते हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, यानी कि लोकली जिस जगह पे पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन सी ब्रीड है कैटल की जो इंडिया में मिलती है? वो है गिर, सिंधी, साहिवाल, देवनी। तो आपको है ना ये नाम मालूम होना चाहिए क्योंकि कभी कभी है ना एग्जाम में वो आपको बहुत सारी ब्रीड का नाम लिख के दे देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सी इंडिजिनस है, इनमें से कौन सी एग्जॉटिक है। एग्जॉटिक होती है, एक्सोटिक होती है जो इंडिया में नहीं मिलती, बाहर कंट्रीज में मिलती है। ठीक है, उसके बाद आता है ड्रॉट इंडिजिनस कैटल कौन कौन सी है? तो कंगनायम, हलीकर, खिलारी, अमृत महल। ये कैटल कौन सी है जो ड्रॉट पर्पस के लिए यूज की जाती है? अब उसके बाद है ना हमारे पास ऐसी भी ब्रीड होती है जो है ना डुअल पर्पस के लिए यूज होती है, यानी कि उससे है ना हम दूध भी प्राप्त करते हैं और उससे है ना हम खेतों में भी काम कर आते हैं। ठीक है, तो हरियाणा, ओंगोल, थरपंकर, कांग्रेज, ये कैसी ब्रीड है? डुअल पर्पस ब्रीड। अब यहाँ से एक क्वेश्चन कैसे बनता है? आपसे पूछ सकता है कि इंडिजिनस ब्रीड के 4-5 एग्जाम्पल देंगे, उसमें उन्होंने बीच में कंगनायम लिख दिया और आपसे पूछा इन मिल्च एनिमल्स बताइए। तो कंगनायम कैसी है? वो ड्रॉथ है। ठीक है, वो सिर्फ है ना खेतों में काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है ना आपको डुअल पर्पस की भी याद होने चाहिए। साइंटिफिक नेम आपको जरूर याद रखना है, काऊ का और बुफेलो का, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आती है एग्जॉटिक कैटल ब्रीड। ऐसी ब्रीड जो इंडिया में नहीं मिलती, जिनको हम बाहर से लेके आए। क्यों? क्योंकि उनकी जो दूध देने की वैरायटी है ना, मतलब जो दूध उनसे मिलता है वो बहुत ज़्यादा होता है। हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स है ये। ठीक है, तो जर्सी, ब्राउन स्विट एंड होल्स्टीन फ्राइसन, ये कैसी ब्रीड है? ये एग्जॉटिक ब्रीड है, इंडिया के बाहर मिलती है। हम इनको क्यों लेके आए? क्योंकि इनके पास जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद है ना डेयरी एनिमल्स। जो डेयरी के लिए हम जिन एनिमल्स को रेयर करते हैं उनको है ना हम 2 तरीके का खाना देते हैं। एक होता है मेंटेनेंस फूड, एक होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग फूड। तो मेंटेनेंस फूड का मतलब क्या होता है? मेंटेन करने के लिए, यानी कि वो जिंदा चलता रहे, वो एनिमल हमेशा एक हेल्दी लाइफ लीड करता रहे, उसकी लाइफ चलती रहे, तो उसके लिए जो उसे नॉर्मल खाना दिया जाता है वो होता है मेंटेनेंस फूड। उसके बाद दूसरा फूड होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग फूड। तो ऐसा फूड जो उसको है ना लैक्टेशन पीरियड के दौरान दिया जाता है, यानी कि जब है ना वो जानवर दूध दे रहा है उस टाइम है ना उसकी हम एक्स्ट्रा केयर करते हैं, उसको और भी अच्छा अच्छा खाना देते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क प्रोड्यूसिंग फूड बोलते हैं। ऐसा है ना ह्यूमंस में भी किया जाता है ना, नॉर्मल टाइम पे आपको नॉर्मल चीज़ें खाने के लिए दी जाती है, लेकिन सोचो जब एक मदर बनने वाली होती है लेडी, तो उसका एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाता है जब वो बेबी को बर्थ कर देती है, लैक्टेशन पीरियड में होती है, ताकि वो अपने बच्चे के लिए अच्छे से मिल्क बना पाए। तो उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्दी खाना दिया जाता है। तो हम कैटल्स में भी ऐसे करते हैं क्योंकि उनका जो एक्स्ट्रा मिल्क वो बनाएगी कैटल, वो बनाती तो अपने बेबीज़ के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं उसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं, हम पी जाते हैं काऊ बुफेलो का मिल्क।
उसके बाद है ना एनिमल को जो खाना दिया जाता है उसमें है ना दो तरीके की चीज़ें आपको मिल सकती है, एक होता है रफेज और एक होता है कॉन्सेंट्रेट। तो रफेज का मतलब होता है जो इसमें है ना ज़्यादा, जो एक तो बहुत बल्कि होगा, यानी कि है ना बहुत सारा मेरे को जानवर को खाने के लिए देना पड़ेगा, वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा बल्कि होगा, और इसके अंदर है ना फाइबर का कंटेंट बहुत हाई होगा। तो बरसीम जो खिलाई जाती है, घास जो खिलाई जाती है जानवरों को, उसको हम क्या बोलते हैं, रफेज की कैटेगरी के अंदर आती है। इसके अंदर फाइबर हाई होता है और बहुत ज़्यादा खिलाना पड़ता है ये, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेट, ये है ना क्वांटिटी में तो आपको थोड़ा सा देना है एनिमल को, लेकिन इसके अंदर है ना न्यूट्रिएंट्स बहुत हाई होता है, प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई होता है, लेकिन इसके पास फाइबर कम होता है। तो आपको याद रखना है कि कॉन्सेंट्रेट है ना फाइबर में लो होता है और न्यूट्रिएंट्स में हाई होता है। जैसे कि हम खली देते हैं, सरसों की खली देते हैं एनिमल्स को खाने के लिए, ठीक है, तो वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो आपको उसे थोड़ी सी क्वांटिटी में डालना होता है। लेकिन अगर आप उसको घास दे रहे हो खाने के लिए तो बहुत सारा घास देना होगा, वो किसके अंदर आएगा, घास रफेज के अंदर आता है, और जो खली होती है वो कॉन्सेंट्रेट के अंदर आती है। उसके बाद है, इन्होंने एक सब टॉपिक दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो सब टॉपिक्स इस टॉपिक के अंदर पढ़ाए जाते हैं वो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ अर्ली प्यूबर्टी इन कैटल। अब क्या चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि हमारा जो कैटल है जिससे मुझे दूध प्राप्त होने वाला है उसके अंदर है ना और भी जल्दी प्यूबर्टी आ जाए, जल्दी से जल्दी प्यूबर्टी आ जाए। अब मैं ऐसा क्यों चाहती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ह्यूमंस बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक तो वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी है ना प्रोडक्शन मिलने लगे उनको, जो वो जितनी जल्दी बड़ी हो जाएगी, प्यूबर्टी उसके अंदर आ जाएगी, उतनी जल्दी वो दूध देने लग जाएगी, ठीक है। उसके अलावा है ना मेच्योरिटी ड्यूरेशन घटाना चाहते हैं। अगर वो जल्दी से जल्दी बड़ी हो जाएगी तो जो दूध आपको 2 साल में मिलता था, अगर वो 6 महीने में ही मिलने लग जाएगा, ठीक है। तो मेच्योरिटी ड्यूरेशन को हम हमेशा घटाना चाहते हैं, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो फिश हो। हम हर केस में क्या चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमको वो प्रोडक्ट मिलने लगे जिसके लिए हम उनको रियर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब प्यूबर्टी किस किस बात पे डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर में डिपेंड करती है ना। ह्यूमंस के अंदर भी प्यूबर्टी आने की एक पर्टिकुलर एज होती है। तो पहली बात होती है न्यूट्रिशन, आपको किस तरीके का खाना मिलता है। जैसे कि कुछ लोगों को बहुत ही कम खाना मिल पाता है, उनके अंदर प्यूबर्टी और भी लेट आएगी, ठीक है। तो कैटल्स के अंदर, ठीक है, तो उसको न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, उसके हार्मोन्स कैसे हैं, ठीक है, उसकी बॉडी में कौन से हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, इस पे भी डिपेंड करेगी। उसके बाद है ना फोटो पीरियड, उसको सनलाइट कितनी मिल रही है एक दिन में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और बायो स्टिम्युलेशन। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स को अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, अगर आप है ना एनिमल को बहुत ही अच्छी बैलेंस डाइट दोगे तो वो है ना सेक्सुअल मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाएगी उसके अंदर, ठीक है। अगर आपने उसको ऐसा खाना दिया जो एनर्जी में हाई है तो उसका सेक्सुअल मैच्योरिटी टाइम जो है ना, अगर वो पहले 2 साल में मैच्योर हो रही थी ना, तो वो है ना 1 ही साल में मैच्योर हो जाएगी। कैसे, अगर उसका खाना जो है वो बहुत ही बैलेंस डाइट है, उसके अंदर एनर्जी जो है वो हाई है। तो ऐसा देखा गया है कि जिसके अंदर है ना बॉडी वेट ज़्यादा होता है, यानी कि जिस कैटल के अंदर बॉडी वेट ज़्यादा होता है, वो है ना जल्दी मैच्योर हो जाती है, सेक्सुअली जल्दी मैच्योर हो जाती है। हमारा यहाँ मैच्योरिटी से और कोई मतलब नहीं है, सेक्सुअल मैच्योरिटी से मतलब है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी दूध देना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो जिन सकलिंग काफ जो जल्दी वेट गेन कर लेते हैं, ठीक है, उनके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी जल्दी देखी जाती है। दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, ऐसे एनिमल्स की बॉडी में भी ग्लैंड होते हैं। तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो है ना गोनाडोट्रोफिन रिलीज करता है, यानी कि सेक्सुअल मैच्योरिटी देने वाले हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, ठीक है। तो जब वो LH एंड FSH, तो LH एंड FSH बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन हमारी बॉडीज में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, फॉलिकल्स को मैच्योर करते हैं, यानी कि काऊ का, भैंस का जो एग होगा उसकी मैच्योरिटी, उसके फॉलिकल्स, ओवम, ठीक है, उन सबको मैच्योरिटी देने का काम कौन करते हैं, ये हार्मोन्स करते हैं। जितनी जल्दी ये एक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा जल्दी सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, जितनी जल्दी यानी कि बॉडी में रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा ग्लैंड इनको रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फोटो पीरियड। तो ऐसा देखा गया है कि जिन एनिमल्स को है ना ज़्यादा देर धूप में रखा जाता है, यानी कि जिनको ज़्यादा सनलाइट मिलती है, उनके अंदर है ना प्रोजेस्टेरोन जल्दी रिलीज होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, अर्ली प्यूबर्टी अटेन करने में उनकी हेल्प करता है। अब इसका मतलब ये भी मत समझ लीजिएगा कि पूरे दिन आपने धूप में खड़ा कर दिया कैटल को। बोलने का मतलब है कंपैरेटिवली ऐसा देखा जाता है, जब कम धूप निकलती है, अगर वो कम धूप में रहता है तो उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी देर से आती है, और थोड़ी ज़्यादा देर धूप में रहता है तो उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी थोड़ी जल्दी आती है, अर्ली प्यूबर्टी आ जाती है। उसके बाद आता है बायो स्टिमुलेशन, ठीक है। तो जब आप है ना अब चाहते हो कि आपकी जो काऊ है वो जल्दी मैच्योर हो, तो उसको है ना वो मेल के साथ एक्सपोज करना शुरू कर देते हैं, थोड़ी कम एज में ही एक्सपोज करना शुरू कर देते हैं, ताकि वो है ना उसकी तरफ अट्रैक्ट फील करने लगे और
रिलीज करे, एग्स को रिलीज करे, अपने फॉलिकल्स को रिलीज करे। तो मेल काफ क्या करता है, फेरोमोन्स रिलीज करते हैं। फेरोमोन्स एक टाइप के अट्रैक्टिव हार्मोन्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फीमेल काफ की सेक्सुअल अर्ज जो है ना इंक्रीज होने लगती है, वो अट्रैक्टेड फील करने लग जाती है और क्या करती है, अर्ली मेच्योरिटी अटेन कर लेती है। ठीक है, ये होता है बायो स्टिमुलेशन। ठीक है, वो मेल एंड फीमेल काफ की मीटिंग कराने लग जाते हैं, उनको ज़्यादा जल्दी एज में आसपास रखने लग जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, अर्ली प्यूबर्टी हो जाती है। उसके बाद होता है कि हम है ना सेक्सुअल मैच्योरिटी कैसे कैसे ला सकते हैं। तो एक तरीका क्या है कि हम उनको अच्छे से अच्छा खाना प्रोवाइड करेंगे। दूसरा होता है हम उनके अंदर है ना हार्मोन्स रिलीज कर सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। अगर आप गांव वाले इलाके से बिलोंग करते हैं ना, आपने कभी कैटल्स को रखा है, देखा है, तो आपने नोटिस किया होगा वो क्या करते हैं, दूध निकालने के लिए ना उनको इंजेक्शन देते हैं। तो वो इंजेक्शन और कुछ नहीं होते हैं, वो ये हार्मोनल इंजेक्शन ही होते हैं। ठीक है, उससे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए करते हैं हम ऐसा। उसके बाद है ना आप गुड स्टिमुलस अगर उसे प्रोवाइड करते हो, आपको एक बात याद रखनी है, एक एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है। वो क्या है कि जो काऊ की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 21 डेज की होती है। जैसे जो ह्यूमंस होते हैं, हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कितने दिन की होती है, 27 to 28 डेज की होती है। काऊ की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 21 डेज की होती है। उसके बाद है ना नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है अर्ली इंडक्शन के बाद, वो है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ईस्ट्रल साइकिल। देखो हमारे अंदर होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनके अंदर होती है, कैटल्स के अंदर जो साइकिल होती है उसको ईस्ट्रल साइकिल कहते हैं। तो ईस्ट्रल साइकिल को है ना साइक्लिक क्यों कहा जाता है कि इसके अंदर क्या होता है, जो एनिमल होता है वो हीट पीरियड में आ जाता है। हीट पीरियड में आने का मतलब होता है कि इसके अंदर है ना ईस्ट्रल साइकिल है ना सारे के सारे एनिमल्स में होती है एक्सेप्ट मैमल्स और हायर प्राइमेट्स को छोड़ के, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ किस में होती है, प्राइमेट्स के अंदर होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रेगुलर अपीयरेंस होती है मेंसेस की। जो पीरियड के टाइम पे क्या होता है, आपकी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो टूट के बॉडी से बाहर आने लग जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ईस्ट्रल साइकिल में कोई भी लाइनिंग टूट के बाहर नहीं आएगी। इसमें क्या होगा, इसमें काऊ हीट पीरियड के अंदर आ जाती है, बुफेलो हीट पीरियड के अंदर आ जाती है। हीट पीरियड का मतलब होता है जब उसकी सेक्सुअल अर्ज बहुत ही हाई हो जाती है। ठीक है, वो रेडी फील करती है मेल काफ के साथ मीटिंग करने के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, ईस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। ठीक है, ये उसका साइक्लिक बिहेवियर होता है जो काऊ में कितने दिन के बाद होगा, 21 डेज के बाद होगा। ठीक है, अब ईस्ट्रस साइकिल जिसको हीट पीरियड भी कहते हैं, जब वो है ना हाई ऑन हार्मोन्स है, ठीक है, उसका मीटिंग करने का मन कर रहा है, तो ईस्ट्रस साइकिल को हम है ना 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्रो ईस्ट्रस, सेकंड है ईस्ट्रस, फिर है मेटेस्ट्रस और फिर डाईस्ट्रस। ये 4 स्टेजेस किसके अंदर होती है, ईस्ट्रस साइकिल के अंदर होती है। तो पहला जो फेज है इसके अंदर हम 2 फेजेस पढ़ेंगे और 4 स्टेजेस पढ़ेंगे। पहला फेज है फॉलिकुलर फेज। तो जब हमारा फॉलिकल बनेगा, तो प्री स्ट्रेस स्टेज में क्या होता है, आपके है ना फॉलिकल्स बनने शुरू होते हैं, किस हार्मोन की वजह से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ईस्ट्रोजन सिक्रीट होता है, ओवेरियन फॉलिकल क्या करते हैं, ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करते हैं और एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वो डेवलप हो जाती है। इसके अंदर एंडोमेट्रियम लेयर डेवलप जरूर होती है लेकिन वो टूट के बाहर नहीं आएगी। ये कौन सा फेज है, सबसे पहला फेज है प्री ईस्ट्रस स्टेज कहते हैं इसको। सेकेंड होता है ईस्ट्रस स्टेज, ये हीट पीरियड वाला स्टेज है। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी से पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलने लग जाते हैं, जो क्या करते हैं, ओवेरियन फॉलिकल की मैच्योरेशन। देखो ओवेरियन फॉलिकल पहले वाले स्टेज में रिलीज हुआ था, ठीक है, अब क्या होगा, वो मैच्योर होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब इसके अंदर है ना फिजियोलॉजिकल चेंज आपको दिखने लग जाएंगे। कैटल्स क्या करेगा, हीट पीरियड में आ जाएगा, यानी कि उसकी सेक्सुअल अर्ज इंक्रीज होगी और वो मीटिंग के लिए रेडी हो जाता है मेल काफ के साथ। ऐसा कब होता है, ईस्ट्रस स्टेज में, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीट पीरियड बोलते हैं, और ये सेकेंड फेज है। उसके बाद फॉलिकुलर फेज के बाद दूसरा जो फेज आता है उसको हम बोलते हैं लूटियल फेज। तो लूटियल फेज में थर्ड वाली स्टेज जो आएगी वो मेटेस्ट्रस स्टेज है। इसके अंदर क्या होता है, लूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ओवर रिलीज होता है। आपको पता है ह्यूमंस के अंदर भी ऐसा होता है, 14 डे जो होता है हमारी साइकिल का, उसमें क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग सर्ज आता है, एलएच सर्ज हम उसे बोलते हैं। तो क्या होता है, एलएच क्या करता है, जाके है ना हमारे जो फॉलिकल्स बने हुए थे उनको रप्चर कर देता है और उसके अंदर से ओवर रिलीज करा देता है। ऐसा सेम यहाँ पे भी होता है। उसके बाद जो बची हुई बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जिसके अंदर से ओवा तो अब रिलीज हो चुका है और जो थोड़ी लेफ्ट ओवर बची हुई बॉडी होती है उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। कैटल्स के अंदर भी ये सेम चीज वो करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। उसके बाद है ना यूट्रस यहाँ पे क्या करता है, PGF2 हार्मोन को रिलीज करता है, ये ओवरी के पास जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम को है ना डीजनरेट करना स्टार्ट कर देता है। तो उसके बाद क्या हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल, अब इसने कॉर्पस ल्यूटियम को डीजनरेट कर दिया, तो जो
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल जो रिलीज हो रहा था वो अब क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव फीडबैक देने जाए। प्रोजेस्टेरोन जो होता है ना वो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन होता है, ठीक है, वो एंडोमेट्रियम को और भी अच्छा बनाने में हेल्प करता है और भी ज्यादा सपोर्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन उसको पता है कि कोई स्पर्म नहीं आया है तो क्या होगा, अब ये जो लेयर है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। ह्यूमंस में तो ऐसा होता है लेकिन कैटल के अंदर कोई लेयर ब्रेक डाउन नहीं होती है। उसके बाद फोर्थ स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं डाइस्ट्रेस। ये क्या है, रेस्टिंग पीरियड है। इसके अंदर क्या होगा, ईस्ट्रोजन का लेवल फिर से बढ़ जाएगा और साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, साइकिल का मतलब क्या है, यानी कि दोबारा से वही वाला फेज आना शुरू हो जाएगा। तो अब क्या होगा, फिर से ये प्री स्ट्रेस स्टेज पे चला जाएगा। उसके बाद होता है ईस्ट्रस साइकिल का सिंक्रोनाइजेशन। हम क्यों चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग जो डेयरी फार्मिंग के अंदर होते हैं ना, उनके पास बहुत सारे कैटल्स होते हैं। तो अलग अलग टाइम पे अगर उनकी साइकिल चल रही होगी तो उन्हें इतना ध्यान रखना पड़ेगा, अब इस कैटल का होना है, अब उस कैटल का इंसेमिनेशन होना है, ठीक है। इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या चाहते हैं कि हमारी ज़्यादातर जो काउ और बुफेलोज हमने मेंटेन किए वो एक साथ इस साइकिल में जा रही हो, एक साथ इस हीट पीरियड में जा रही हो, ताकि उन्होंने उस टाइम जो बुल बुलाया होता है उसको वो यूज़ कर पाए मेटिंग के लिए, ठीक है, मल्टीपल फीमेल्स के साथ। तो फीमेल को है ना ओव्यूल्यूट कराया जाता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। किस लिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने के लिए। क्यों, क्योंकि एक तो हम चाहते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है ना वो कम हो। क्योंकि देखो बार बार आपको वेटरनिटी वाला डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, वो ये चेक करेगा कि अब इस वाली काऊ को का हीट पीरियड आ गया है, अब उस काऊ का हीट पीरियड आ गया है, ठीक है। और हमें है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तो हम चाहते हैं एक साथ ही बहुत सारा मिल्क प्रोड्यूस होने लगे। तो वो जितनी ज़्यादा काउज एक सेम लेवल पे लैक्टेशन पीरियड में जाएंगी, ठीक है, तो उतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो ज़्यादातर काउज एंड बुफेलोज है वो एक साथ, उनकी जो ईस्ट्रस साइकिल है वो सिंक्रोनाइज्ड रहे। जिनके पास बहुत बड़े बड़े डेयरी फार्म होते हैं वो यही कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ओव्यूल्यूशन हो बहुत ही कम टाइम में। उसके बाद है ना, अब सिंक्रोनाइजेशन कराने के लिए ईस्ट्रस साइकिल का हम क्या करते हैं, तो एक डिवाइस आता है जिसको हम प्रिड बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इसको है ना फीमेल कैटल की वजाइना में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो कैटल क्या करती है, अब ये वाला डिवाइस जाके क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम पे जाके एक्ट करना शुरू कर देता है, उसके प्रोजेस्टेरोन लेवल को डीजनरेट कर देता है, ठीक है। तो ये प्रोजेस्टेरोन लेवल नीचे चला जाएगा और आपकी साइकिल जो है वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। क्योंकि देखो पहले क्या होता था, अगर आप इसका है ना वेट करोगे तो फिर से आपको 21 दिन वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये वाला डिवाइस यूज करोगे तो बहुत जल्दी आपकी साइकिल फिर से शुरू हो पाएगी, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका होता है कि हम इनके अंदर है ना सीधा हार्मोन रिलीज कर देते हैं। हम क्या करेंगे, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन PGF2, जिसको हम प्रोस्टाग्लैंडिन फैक्टर 2 बोलते हैं, ये हार्मोन्स उनकी बॉडी में डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं। ये वाले प्रोसेस भी हमारी क्या मदद करते हैं, ईस्ट्रस साइकिल को सिंक्रोनाइज करने में, सिंक में आए हमारे सारे के सारे जो कैटल्स हैं वो सब एक साथ ओव्यूलेट करे, उनको हम आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर पाए, इसमें हेल्प करते हैं। उसके बाद होता है इसकी हेल्प क्या होती है, हमें सिंक्रोनाइजेशन करने से एडवांटेजेस क्या होती है, डिसएडवांटेजेस क्या होती है। तो एडवांटेजेस ये होती है कि सिंक्रोनाइजेशन की वजह से ना, मैंने आपको बताया ना, जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, उनका कॉस्ट कट होएगा, बार बार आपको उन्हें नहीं बुलाना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आप बहुत सारे एनिमल्स का, कैटल्स का एक साथ ही कर पाओगे। डिसएडवांटेजेस क्या होती है, अब हमें ना स्किल पर्सन चाहिए होता है इसके लिए, क्योंकि वो क्या करेगा, वो अगर हमें हार्मोन का इंजेक्शन हम उनको दे रहे हैं या फिर प्रिड डिवाइस भी आप इंसर्ट कर रहे हो, तो कोई क्वालिफाइड इंसान ही उसको कर पाएगा ना। अगर कोई भी अनक्वालिफाइड अनस्किल्ड पर्सन ये कर रहा है, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्मोन इंजेक्ट कर दे, बहुत कम हार्मोन इंजेक्ट करे, या उस डिवाइस को इस तरीके से इंजेक्ट करे कि हमारे जो कैटल्स है उनको नुकसान पहुंच जाए, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एक दूसरा सब टॉपिक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन कैटल। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, तो ये ना एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें है ना हम एक बुल के अंदर से है ना सीमेन को निकाल लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, और उसको है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डालते हैं इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। अब ऐसा क्यों किया जाता है, तो आप देखोगे बुल जो होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू काउज बुफेलोज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गाँव में भी अगर आप कभी देखोगे ना, अगर आपके घर में है ना 15-20 गायें आपने रखी हुई है, भैंसे आपने रखे हुए हैं, तो आपके यहाँ पे है ना बुल नहीं होंगे इतने सारे, ठीक है। बुल एक या दो होता है, पूरा का पूरा गांव उसको ही इस्तेमाल करता है, क्योंकि बुल जो होता है ना वो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज कर सकता है, ठीक है। ह्यूमंस भी ऐसा कर सकते हैं। तो हम आजकल क्या करते हैं, बार बार हमको बुल को ना बुलाना पड़े, उसकी कॉस्ट ना पे करनी पड़े, तो हम क्या करते हैं आजकल, उसका जो सीमन होता है उसको कलेक्ट करके स्टोर कर लिया जाता है। और जब जरूरत होती है, कोई कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अब हमारा कैटल जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए, तो उसके सीमन को उस फीमेल की बॉडी में, उस काऊ की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। और आर्टिफिशियली कर रहे हैं ना हम, ये इंजेक्शन के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। हम
सीधा बुल का इस्तेमाल नहीं कर रहा, सिर्फ उसका सीमन उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बुलाते हैं। इंसेमिनेट यानी कि सेमन उसकी बॉडी में मैंने इंजेक्ट किया है, और आर्टिफिशियली किया है क्योंकि मैंने किसी इंजेक्शन का इस्तेमाल किया है, ना कि बुल का इस्तेमाल किया, और इससे जो बेबी पैदा होता है वो एकदम नॉर्मल ऑफस्प्रिंग की तरह होता है। ठीक है, अब क्या होता है, क्या क्या मेथड है ऐसा करने का, तो हमें ना आर्टिफिशियल वेजाइना का इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टिमुलेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप है ना उसके रेक्टल वॉल को अगर मसाज करोगे, एम्प्यूला को मसाज करोगे तो भी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सीमन कलेक्शन का सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका माना जाता है आर्टिफिशियल वेजाइना। ठीक है, जो क्या होता है, बहुत ही सेफ मेथड होता है। उसके बाद आता है अब सेमन को हम प्रिजर्व कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले सीमन कलेक्शन होगा, यानी कि आपने ना एक बहुत हाई क्वालिटी ब्रीड का बुल ढूंढा, उसका है ना सेमन आपने निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद है ना आप सेमन की क्वालिटी चेक करोगे, आप ये देखोगे कि इसका जो सेमन है वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है, स्पर्म की क्वालिटी खराब तो नहीं है। सीमन क्वालिटी इवैल्यूएशन होता है। उसके बाद है ना हम इसको डायरेक्टली स्टोर नहीं करते हैं, थोड़ा डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स डाल के इसको डाइल्यूट किया जाएगा, फिर है ना हम इस सैंपल को फ्रीज करते हैं। ठीक है, फिर हम थोड़ी देर के फ्रीज करने के बाद क्या करते हैं, इसमें ग्लिसरॉल डालते हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल क्यों डालते हैं, क्योंकि हमको इसको प्रिजर्व करना है, बहुत लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व करना है। उसके बाद हम इसे पैक करके लिक्विड नाइट्रोजन में रख देते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है वो -196 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसी मेथड को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में हम जब किसी भी सैंपल को प्रिजर्व करते हैं, इसी मेथड को हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सीमन प्रिजर्व करने का तरीका है। थैंक यू, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इससे पहले मैं DSSB TGT नेचुरल साइंस में काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ, आई होप आप उनको देखेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।